So hello guys, let us begin with the solutions of JEE Advanced 2020 paper 1, the third section, which is the decimal numeric type problems. तो इससे पहले हमने 2017, 2018, 2019 के पेपर सॉल्व किए और 2020 के पेपर 1 का ये लास्ट सेक्शन है। इसी प्लेलिस्ट में आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे PYQ सॉल्यूशन के। और साथ ही साथ अगर आप जेई एडवांस 2024 एस्पिरेंट हैं तब आपको एक और प्लेलिस्ट है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, वो है रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज। ये प्लेलिस्ट आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आप 2024 एस्पिरेंट हैं तो। और अगर चीज़ें आपको और सिस्टमैटिक चाहिए तो आप केम आईआईटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। केम आईआईटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके अंदर एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स आपको मिल जाएगा। आई एम सजेस्टिंग दिस फॉर जेई 2024 एस्पिरेंट्स। कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स आपको मिल जाएगा जहां हम टारगेट कर रहे हैं एडवांस के 600 प्लस जेन्युइन प्रॉब्लम्स। जेन्युइन 600 प्लस प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे विथ कंप्लीट डिटेलिंग, विथ कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों चीज़ों को मिला जुला कर। और जब मैं कह रहा हूं कि जेन्युइन एडवांस प्रॉब्लम्स, मतलब बिल्कुल जेन्युइन ही प्रॉब्लम्स हैं ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बड़ा सा नंबर आपको दिखा दिए और आपको इंगेज कर लिए, ऐसा नहीं है। कमेंट सेक्शन ओपन है। जो बच्चे ये कोर्स में एनरोल्ड हैं वो खुद ही बता सकते हैं कि क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है। वो बच्चे खुद ही बता सकते हैं। अभी तक रफली 200 क्वेश्चंस अपलोड हुए होंगे, तीनों मिला लिया जाए तो, रफली बोल रहा हूं मैं। और इस मंथ और नेक्स्ट मंथ के 15 डेज तक मेरा टारगेट है दैट आई शुड टच 600 प्लस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो एडवांस प्लस लेवल के हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एडवांस प्लस लेवल। कुछ मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। बट हर एक क्वेश्चन रेलेवेंट है। ये मत सोचिएगा एडवांस प्लस बोल रहा हूं तो बहुत हाई फाई होगा, नहीं, विद इन सिलेबस है, विद इन सिलेबस। कोई उल जलूल डेटा बेस्ड और इधर उधर के सवाल नहीं है, बिल्कुल विद इन सिलेबस क्वेश्चंस है। बट दिमाग आपका थोड़ा लगवाते हैं ज़्यादा। जिस तरह के प्रॉब्लम्स आप रियल जी एडवांस सीरीज में देखेंगे, आप उससे कंपेयर कर सकते हो। कुछ उसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट थोड़े ज़्यादा सिस्टमैटिक फॉर्म में पीडीएफ के साथ सॉल्यूशंस और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी आपको यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेपरेट कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो ऐप इंस्टॉल करके चेकआउट कर सकते हैं आप। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा इसके सॉल्यूशंस को। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13। ये टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में ऑक्सैलिक एसिड और NaOH का टाइट्रेशन किया जा रहा है और आपको एंड पॉइंट आएगा, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, वगैरह वगैरह। एंड फाइनली आपको बताना है कि जो NaOH आपने यूज किया इसका कंसंट्रेशन क्या है। तो बहुत सीधा सा रिएक्शन है। ऑक्सैलिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड होता है। जब आप इसमें NaOH डालेंगे सो इट विल फॉर्म Na2C2O4 सोडियम ऑक्जिलेट प्लस H2O फॉर्मेशन होगा। और अगर आप देखें तो इसने 2 H प्लस दिए हैं तो इसका एन फैक्टर 2 होगा, और ये NaOH का एन फैक्टर इट विल बी सिंपली 1 बिकॉज एक OH माइनस वो दे रहा है। अब सीधी सी बात है, करना क्या है, इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना है। सो इक्विवेलेंट्स क्या होगा इसका, ये हो गया N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, बहुत आसान। अब वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो हम ml मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर रहे हैं। चलो तो ऑक्सैलिक एसिड के केस में 5 ml एंड 0.1 मोलर। सो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2, एन फैक्टर मल्टीप्लाई किया मोलैरिटी में तो मुझे नॉर्मेलिटी मिल गई, क्लियर है बात, इनटू वॉल्यूम विच इज 5 इज इक्वल टू
N2V2, अब ये N2 मुझे फाइंड करना है, N2 मुझे फाइंड करना है, और N2 जो होगा बेटा वो मोलैरिटी के बराबर ही होगा, बिकॉज N फैक्टर इसका 1 है, स्पष्ट है ये बात। बट एक छोटी सी ट्रिक खेली गई है क्वेश्चन में, जो कि बहुत बेसिक सी बात है। अगर आप लैब में आज तक कदम भी रखे होगे ना, तो आपको ये बात पता होगी, या फिर थोड़ा लैब मैनुअल खोल के 2-4 पन्ने भी पढ़े होगे तो ये बात पता होगी। बहुत बेसिक सी बात है कि जब हम टाइट्रेशन करते हैं, हम बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ये करने के बाद जो NaOH का वॉल्यूम आपने यूज किया है, तो कुछ बच्चे जो नहीं जानते हैं, थोड़ा भी नहीं जानते, तो उनके मन में पहला ख्याल यही आता है, क्यों ना इसका एवरेज ले लिया जाए, क्यों ना इसका एवरेज ले लिया जाए। बट बहुत सिंपल सी बात है, हम एवरेज नहीं लेते, हम कॉन्करेंट रीडिंग्स को लेते हैं। वो रीडिंग जो एक से ज्यादा बार आ जाती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और इसीलिए वही सही रीडिंग मानी जाती है। तो ये 9 विल बी द करेक्ट रीडिंग, दिस विल द करेक्ट अमाउंट ऑफ NaOH दैट वी आर यूजिंग। सो N2V2, और V2 यहां है 9 ml, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N2। तो N2 आ जाएगा आपका 10, और ये 1/9। अब ये नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मल लिख लीजिए, मोलैरिटी की वैल्यू भी सेम होगी, सो मोलैरिटी की वैल्यू भी सेम होगी, मोलैरिटी विल बी 0.11 मोलर। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 0.11, 0.11, ये इसका फाइनल रिपोर्टेड आंसर है। ओके ठीक है, कैसा क्वेश्चन था सर? ये इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ खास बात थी नहीं इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, इक्विलिब्रियम का लग रहा है ये सवाल, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। नाउ कंसिडर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, A इज इन इक्विलिब्रियम विद B एट 1000 केल्विन, और टाइम t पर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज्ड टू 2000 केल्विन। अचानक से टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? अब टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, बिल्कुल ऑब्वियसली। इक्विलिब्रियम अचीव तो होता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इट विल बी प्रेशर ऑफ B अपॉन प्रेशर ऑफ A, सिंपल। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि कुछ भी हो जाए A के प्रेशर को 1 बार मेंटेन किया गया है। कैसे किया गया है भगवान जाने, यहां पर लिखा हुआ है 1 बार मेंटेन किया गया है। सो दिस इज PB बाय 1 बार, दिस इज योर KP, दिस इज योर KP, PB बाय 1 बार। अब आसान सी बात है, देखो बेटा ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, अचानक से टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ गया, PB का प्रेशर 100 हो गया, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आया है। सीधी सी बात कि तुरंत से बढ़ा, और ये इस पॉइंट पर तुरंत इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, और इस वक्त जो PB है वो है 100। फाइंड क्या करना है? 100 बार फाइंड करना है डेल्टा G डिग्री की वैल्यू 1000 केल्विन टू दैट ऑफ 2000 केल्विन। बहुत आसान है ये भी प्रॉब्लम, अगर आप देखें तो बहुत आसान प्रॉब्लम है। यू हैव टू फाइंड डेल्टा G1 डिग्री बाय डेल्टा G2 डिग्री। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आप डेल्टा G डिग्री का बहुत फेमस फॉर्मूला यूज करते हो, -RT ln K इक्विलिब्रियम, और यू कैन राइट -2.303 RT T1 log K इक्विलिब्रियम। तो K1 क्या होगा बेटा? K1 क्या होगा? 10/1, so it will be log 10 upon -2.303 RT2 into log क्या होगा ये? 100/1, so this will be 100, so ये कैंसल हो गया, T1/T2 आ गया 1/2 into ये 1 और ये 2, the correct answer is 1/4, so the reported answer is 0.25। तो बताइए, अब इसको मत बोल देना ये टफ था, ये कुछ भी टफनेस नहीं थी इस प्रॉब्लम में,
बस एक फैशनेबल सा ग्राफ दिया हुआ है, तो ये देखकर बच्चों को लगता होगा कि अरे यार क्या बात है, क्या गजब की ग्राफ दी हुई है, ऐसा ग्राफ तो कभी देखा ही नहीं हमने। अबे आसान सी बात है, इक्विलिब्रियम आ गई बस, हो गया, और क्या दिख रहा है, क्या दिक्कत है। तो कैसा रेट करेंगे सर इस क्वेश्चन को? बिल्कुल इजी ही रेट करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें फंसाया जा सके बच्चे को, नहीं था, तो इजी रेट करेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन, मैं देखो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि इजी बोल दूंगा, जो क्वेश्चन लगेगा कि ठीक है इसमें कुछ चीजें थी जहां पर आप फंस सकते थे, उस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये कॉन्करेंट और एवरेज में फंस सकते थे, बट बहुत बेसिक सी बात है, आप करे होगे टाइट्रेशन तो आपको आता होगा, लेकिन कुछ बच्चे नहीं परफॉर्म वगैरह करते, लैब वैब से मतलब नहीं रहता है, तो वो गलती कर सकते थे, बस उतनी गलती हो सकती थी उसमें। देन लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को देखो, बोला जा रहा है एक 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, और फ्यूल सेल का ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये फ्यूल सेल का रिएक्शन दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में चल रहा है 1 बार एंड 298, दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशंस में चल रहा है। वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन कंजम्पशन ऑफ दिस मच ऑफ हाइड्रोजन, इससे जो वर्क मिला है, कौन सा वर्क मिलता है इससे? नॉन पीवी वर्क मिलता है, नॉन पीवी वर्क। और आपको ये बात भी पता होगी शायद, डेल्टा जी डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू द मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इट इज एक्चुअली द मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क दैट कैन बी डन, नॉन पीवी वर्क। इसको आपको मैंने फील भी कराया है, इसका क्या मतलब होता है लेक्चर्स के दौरान। सो डेल्टा जी डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू द मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ सिस्टम। अब यहां पर कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो भी एफिशिएंसी दी हुई है, जितना हाइड्रोजन यूज किया, ठीक है, वो सब कैलकुलेशन है, कर लेंगे आगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जो भी वर्क इससे आ रहा है उतना ही वर्क हमने यूज किया, उसी वर्क को यूज किया गया है टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ एन मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन कराया जा रहा है, मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन कराया जा रहा है एक आइडियल गैस का। एडियाबैटिक कंप्रेशन बताना क्या है कि टेम्परेचर में क्या चेंज आया। अब अगर आप इसको फील वील करने जाएंगे तो नहीं होगा, फील नहीं करना है आपको, थ्योरेटिकली बोला गया है कि इससे जो मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क आप अटेन कर सकते हो, उस वर्क की वैल्यू को, वही वर्क आपको ऑन द सिस्टम करना है। कौन से सिस्टम पे? एक ऐसा सिस्टम जो कि एडियाबैटिक वॉल्स के साथ 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस कंटेन कर रहा है। कंप्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो उतने ही वर्क के साथ जो आपने इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो कि 70% एफिशिएंट है और हाइड्रोजन के 10⁻³ मोल्स यूज करके आपने जो वर्क डिराइव किया है, उतना ही वर्क आप उस सिस्टम पे करो जिसमें ये चीजें हैं। अब सिंस आप एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहे हो, हीटिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा सिस्टम का, तो वही बताना है कि टेम्परेचर में चेंज कितना आया, इनिशियल कितना था, फाइनल कितना हो गया, वो बातें नहीं पूछी गई है, सिर्फ यही बताना है कि टेम्परेचर में चेंज कितना है। चलो तो कहानी तो क्लियर है, बात यह है कि डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू बताओ सर। अरे आराम से निकाल लोगे, यहां देखो इधर। क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि ये रिएक्शन पाने के लिए आपको पहली चीज तो ये दिख रही है कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां पर, हाफ से मल्टीप्लाई, इसको पलटा दो और ऐड कर दो, दिख गया। तो जब ये हाफ से मल्टीप्लाई होता है तो ई डिग्री भी हाफ हो जाता है क्या? ऐसी बहकी बहकी बातें तो नहीं करोगे आप, आई होप, है ना। ई डिग्री हाफ नहीं होता, डेल्टा जी डिग्री पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जी डिग्री क्या होता है? डेल्टा जी डिग्री होता है -NF-E डिग्री सेल, -NF-E डिग्री सेल। ई डिग्री तो वही है, बट N इज द नंबर ऑफ moles of electrons involved in the redox half reaction. This is a redox half reaction, this is the reduction part, this is the reduction part, and this is also the reduction part, but we are just reversing it. फर्क नहीं पड़ेगा, ई डिग्री 0 है, क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो ये हुआ -NF-E डिग्री सेल, वैल्यू डाल दो यार, क्या हो जाएगा? तो बेटा ये G1, डेल्टा G1 डिग्री हो गया, ये वैल्यू आ गई। डेल्टा G2 डिग्री, क्या ही फर्क पड़ता है, 0 ही रहना है, ई डिग्री 0 है, ई डिग्री 0 है, डेल्टा G2 डिग्री 0 ही रहना है।
तो कुछ भी हो जाए, जो नेट इसका डेल्टा जी डिग्री आएगा, जो नेट इसका डेल्टा जी एडिटिव होता है, ये बात पता है आपको। तो डेल्टा जी डिग्री जो आएगा वो एक्चुअली डेल्टा जी वन डिग्री प्लस डेल्टा जी टू डिग्री होगा, और ये वैल्यू जीरो है। क्या बात है। डेल्टा जी वन डिग्री की वैल्यू ये अब यहां पर रखेंगे, क्या मिलेगी बेटा ये वैल्यू, -2f ई डिग्री 1.23, ऐसा कुछ आया। इतनी बात समझ आ गई, और ये आपके लिए डेल्टा जी डिग्री आ गया है। बट यार बात ऐसी है कि ये सेल जो है ना, ये 100% एफिशिएंट नहीं है। ये अगर 100% एफिशिएंट होता और इस रिएक्शन के हिसाब से जाते तो ये मैक्सिमम वर्क आ जाता, ये मैक्सिमम वर्क आ जाता अगर 100% एफिशिएंट होता और 1 मोल हाइड्रोजन का यूज हुआ होता, क्योंकि रिएक्शन में हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो परसेंटेज का गेम खेल लो यार, खेल लो, चलो क्या ही बड़ी बात है। तो वर्क कितना आ गया, -NF, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। तो NF, तो N है 2, 96500 कूलम इंटू ई डिग्री 1.23, इसका 70% दैट इज 0.7 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि 1 मोल के लिए ये वर्क आता है, यहां पर 10 की पावर -3 मोल हाइड्रोजन का यूज किया गया है। तो ये तुम्हारा वर्क है। इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट करके बता दूं, ये जूल में ही आएगा ना, जूल में ही आएगा, समझ पा रहे होगे आप, जूल्स में आएगा, बिकॉज दिस इज कूलम वोल्ट। हाँ, तो कूलम वोल्ट मतलब जूल होता है। तो ये वैल्यू आ रही है 2 इंटू, आप थोड़ा कैंसिल वैंसिल कर लेना तो हो जाएगा वो, इंटू 1.23 इंटू 0.7, तो ये वैल्यू आ रही है कुछ 166.173 जूल्स, ये वैल्यू आ गई, ये वर्क आ गया। अब आ जाओ एडियाबैटिक कंप्रेशन में, ये वर्क आ गया। अब आ जाओ एडियाबैटिक कंप्रेशन में, और एडियाबैटिक कंप्रेशन किया जा रहा है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, यू वेरी वेल नो दैट work done is actually equal to NCV delta T, because it's an ideal gas. You can apply this formula because you know that delta U is equals to Q plus W, and Q is 0 for thermally insulated container, and W is actually equal to delta U, and for ideal gas delta U for any process it is NCV delta T. Just reminding you of some of the concepts from thermodynamics. सो वैल्यू पुट कर दो यार, क्या करना है, कैलकुलेट कर लो। वर्क के जगह वो वैल्यू 166.173, यूनिट्स वगैरह ध्यान रखना जूल्स में है, ठीक है। अब ये आ जाएगा N 1 मोल, CV is 3/2R, क्योंकि बता दिया है मोनो एटॉमिक है, 314 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो ये है आपका इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, और आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 13.32। 13.32 is the final answer। ये आपका फाइनल डेल्टा टी की वैल्यू है। इतना चेंज आएगा टेम्परेचर में, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिपोर्ट। कैसा क्वेश्चन था सर? अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए, सो हम इसको मॉडरेट से टफ के बीच में रेट करेंगे, मॉडरेट से टफ के बीच में रेट करेंगे। तो वही बात मैं कह रहा था, जिस तरह से हमारे जो कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस लेवल के या इससे भी, इससे काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं वहाँ पर। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल रेलेवेंट है क्वेश्चंस, और कुछ ईजी और मॉडरेट क्वेश्चंस भी इंक्लूड कराए गए हैं, क्योंकि उस कोर्स का मोटिव है कि आप से मैक्सिमम आउटपुट आपका निकाला जा सके उस एग्जाम डे पर, ठीक है। तो ये मोटिव के साथ करा गया है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है ये? सो इट सेज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। चलो थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। सो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड to form aluminium sulfate Al2 SO4 whole thrice and hydrogen। बैलेंस कर लो, इधर 3 लगा लो, इधर 2 लगा लो, इधर 3 लगा लो, ये बैलेंस हो गया शायद। सल्फेट एल्यूमिनियम, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया।
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट 300 केल्विन 1 atm प्रेशर। अच्छा, हाइड्रोजन का प्रेशर बता रहा है। when 5.4 gram of aluminium and this much sulfuric acid are combined for the reaction। अरे बाप रे, इतना आसान क्वेश्चन, डायरेक्टली लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के काम हो जाना है। खुद ही देखो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा हर क्वेश्चन को आसान, आप खुद ही देखो करना क्या है। बैलेंस किया और 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड, तो 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम का यूज किया जा रहा है एंड विच इज 0.2 मोल्स। सो 0.2 मोल्स इसका यूज किया गया। सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ 50 ml 5 मोलर, दैट इज 250 मिलीमोल्स, और यू कैन से 0.25 मोल्स इसके यूज किए गए, 0.25 मोल्स इसके यूज किए गए। अब रिएक्शन होगा और रिएक्शन में जो हाइड्रोजन आएगा वो बताना है कि वॉल्यूम क्या हाइड्रोजन की आई, क्या ही करना है अब इसमें। चलो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लो। 2 के लिए 3 लगता है, तो 0.2 के लिए कितना लगेगा? तो सिंपल यार, यूनिटरी मेथड, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर था उसी का है। 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल, फिर भी मैं थोड़ा इलेबरेट करके सॉल्व कर दे रहा हूँ, अदरवाइज तौहीन हो जाएगी क्वेश्चन की। थोड़ा सम्मान दे देते हैं क्योंकि एडवांस के पेपर में दिखा है, तो थोड़ा सम्मान दे देते हैं क्वेश्चन को। सो 2 मोल के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड है, तो भाई 1 मोल के लिए 3/2 सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा, तो 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए 3/2 इंटू 0.2 मोल चाहिए होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, विच इज एक्चुअली 0.3 मोल चाहिए होगा, बट है ये 0.25 मोल्स। तो इससे समझ आता है कि ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है, इससे समझ आता है कि ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसके अनुसार ही आपका हाइड्रोजन आएगा, बिकॉज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। तो 3 से 3 आता है, तो 0.25 मोल से ये भी 0.25 मोल आएगा। सो हाइड्रोजन डिराइव्ड इज एक्चुअली 0.25 मोल। बताना है कि वॉल्यूम कितना है, तो हाइड्रोजन को आइडियल मानते हुए PV is equals to nRT, वॉल्यूम इज nRT by V। N आया है 0.25 इंटू R, लीटर ATM में कर लीजिएगा, 0.082 वैल्यू भी लेने बोल दिया है। 0.082 इंटू T, टेम्परेचर भी बता दिया होगा, 300 केल्विन, सॉरी ये मैंने 2 बार V लिख दिया है, ये P होना चाहिए। 300 केल्विन बाय 1 बार, अच्छा 1 ATM ही बोला है, ठीक है, 1 ATM ही बोला है, ठीक है, तो ये 1 ATM। तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा इससे लीटर्स में, वॉल्यूम आ जाएगा इससे लीटर्स में। और रिपोर्ट क्या करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन लीटर्स। सो जस्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा इस वैल्यू को, ये वैल्यू आ रही है, मैं बता देता हूँ, 0.25 इंटू 0.082 into 300, so the value is coming out to be 6.15 liters, 6.15 liters, and this is your final answer, that's it, okay, done। now आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी पे सवाल है। देखा जाए, यूरेनियम की बात करी गई है। यूरेनियम इज नोन टू अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके टू फॉर्म लेड 82-206 बाय एमिटिंग ऑब्वियसली अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, एंड रॉक इनिशियली कंटेन्ड इतने ग्राम यूरेनियम उसमें था
if number of alpha particles that it would emit during its radioactive decay of this to this in 3 half lives. अच्छा, डिके कैसे होता है? पहली बात तो डिके अल्फा और बीटा पार्टिकल्स छोड़ के ही होता है। अब आपको पहले ये पता करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो। एक एटम को सोचो आप यूरेनियम के, आपको ये देखना पड़ेगा कि जब वो लेड में जा रहा है तो वो कितने अल्फा बीटा छोड़ रहा है, ठीक है। और अल्फा बीटा में गया तो वो मान लो डिके हो गया, गया यूरेनियम गया, वो लेड बन गया है, अल्फा बीटा पार्टिकल्स रेडिएट हो गए हैं। अब ये बोल रहा है कि यूरेनियम अपने 3 हाफ लाइव्स तक वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। तो अमाउंट कितना बचेगा समझ लो, कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट हुए समझ लो आप, ठीक है। एक एटम डिसइंटीग्रेट करता है तो कितने अल्फा बीटा निकलते हैं ये पता कर लेंगे हम अभी एटॉमिक नंबर्स, मास नंबर से। फिर बताया गया कि 3 हाफ लाइफ तक का समय बीत चुका है, 3 हाफ लाइफ तक का समय बीत चुका है। तो आप ये देखो 3 हाफ लाइफ बीतने में कितना अमाउंट यूरेनियम का चला गया होगा, बस हो गया। अब एक एटम उतने अल्फा पार्टिकल देता है तो उतने एटम्स कितने अल्फा पार्टिकल्स देंगे, यूनिटरी मेथड का सवाल हो गया है। बट ये 3 हाफ लाइफ थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है अगर आप यूरेनियम को भली भांति जानते हैं तो। ये यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ ना मजाक नहीं है भाई, ये मजाक नहीं है, ठीक है। ये हाफ लाइफ इसका मजाक नहीं है, ये बिलियन ईयर्स का हाफ लाइफ होता है। जब अर्थ बना होगा ना, यूरेनियम 238 का शायद ज्यादा होता है, यूरेनियम 235 का थोड़ा कम होता है, बट वो भी फिर भी बहुत बड़ा हाफ लाइफ है। तो बिलियन ईयर्स है, शायद 5 बिलियन ईयर्स के आसपास यूरेनियम का हाफ लाइफ है। तो यूरेनियम जो है वो आधा डिसइंटीग्रेट होता है 5 बिलियन साल में। तो समझ लो आप इस अर्थ के किसी भी कोने में जाओ और वहां जो भी रॉक है या जो भी सॉइल है उसमें अगर यूरेनियम का कुछ कण है तो आप समझ लो वो जो यूरेनियम है वो तब का है जब अर्थ बना था, समझ रहे हो। खैर अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिना मतलब भावनाओं में बहने का मतलब नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया, अब लेड तक जाना है यूरेनियम से। तो कितने एक एटम क्या डिसइंटीग्रेट करता है वो देख लो। यूरेनियम 238 से जाना है लेड 206, 92, 82, 92, 82, 206। अब अल्फा डिके बीटा डिके होगी तो मास में चेंज तो अल्फा डिके से ही आता है, ये सब आपको पता है यार, ये सब क्या बताएं। तो कितने मास में चेंज आया है, एक अल्फा डिके मतलब हीलियम न्यूक्लियाई है, 4 यूनिट मास कम हो जाता है, 32 यूनिट्स मास कम हुआ है तो 8 अल्फा डिके हुआ है, 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं। क्लियर है बात, 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले। और जब 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले होंगे, जब 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले होंगे तो एटॉमिक नंबर भी घटा होगा, 2 यूनिट एटॉमिक नंबर घट जाता है, पता है आपको। तो 92 से कितना हो गया होगा, 16 यूनिट्स घटा होगा, तो ये हो गया होगा 76 हो गया होगा, और ये 206 हुआ होगा। ये कुछ है नहीं, ये बस हाइपोथेटिकली लिख रहा हूं मैं। और फिर बीटा एमिशन हुआ होगा, तो 76 से 82 के लिए 6 बीटा एमिशंस होंगे, बिकॉज एक बीटा एमिशन से एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ता है। तो -6 बीटा पार्टिकल्स, ये टोटल जो डिके हुआ है ये इस तरह से हुआ है। जब तक ये लेड बना है तो 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल इसमें से निकले होंगे। अब बोला जा रहा है कुछ अमाउंट दिया हुआ है यूरेनियम का, विच इज 68 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम। बहुत ही कम लग रहा है ये अमाउंट, बट प्रैक्टिकली इस अमाउंट को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत है ये अमाउंट। 68 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो मोल्स कितने होंगे, मोल्स कितने होंगे, यूरेनियम का मास है 238 डिवाइडेड बाय 238, ये हो गए, ध्यान से देखेंगे थोड़ा, ये हो गया मोल्स ऑफ यूरेनियम। ये मैंने बात करी एक एटम की, एक एटम 8 अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा है, इतने मोल्स हैं। लेकिन क्या पूरे डिसइंटीग्रेट हो गए, ना ना, पूरे थोड़े न हुए, 3 हाफ लाइफ तक। तो 3 हाफ लाइफ तक आपको पता है, अगर इनिशियली A मोल्स हैं,
एक हाफ लाइफ के बाद A/2 होता है, दूसरे हाफ लाइफ के बाद A/4 होता है और तीसरे हाफ लाइफ के बाद A/8, ये बचता है। दिस इज द अमाउंट लेफ्ट। तो यहां से यहां जाने में डिसइंटीग्रेट कितना हो गया? 7/8 टाइम्स ऑफ A, यही डिसइंटीग्रेट हुआ। दिस इज द अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड। सो दिस इज द अमाउंट which have emitted alpha and beta particles. yes, तो इतने मोल्स हैं, बट इसका 7/8, इसके 7/8 मोल्स, इतने मोल्स यूरेनियम ने डिसइंटीग्रेट किया है, डिसइंटीग्रेशन किया है इतने मोल्स ने। अच्छा, इतने मोल्स मतलब कितने एटम्स? मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर। ये आ गई बात। अब 2-3 बोला है कि 2-2 बोला है? क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, ठीक है चलो। तो इतने एटम्स ने डिसइंटीग्रेट किया, ठीक है, इतने एटम्स ने डिसइंटीग्रेट किया। हो गया क्या काम? नहीं, हमको क्या निकालना था? अल्फा पार्टिकल कितने निकले, अल्फा पार्टिकल कितने निकले। तो एक एटम 8 अल्फा पार्टिकल दे रहे हैं, तो इतने एटम्स इतने अल्फा पार्टिकल्स देंगे। और इसको हमको रिपोर्ट करना है एज z इंटू 10 की पावर 18, z इंटू 10 की पावर 18, एंड वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ z। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चीजें कट रही हैं क्या? ये 238 डिवाइडेड बाय 68 शायद जा रहा होगा 3.5। सो दिस इज 3.5 एंड 3.5 टाइम्स ऑफ 2 एंड दिस इज 1/4 एंड दिस इज 2। अच्छा, ठीक ठाक कट गया सब। तो ये आ रहा है 12.044, ठीक है, इंटू 10 की पावर ऑफ -6 एंड दिस इज 10 की पावर ऑफ 17, ऐसा हुआ। तो इसको अगर 10 की पावर 18 के फॉर्म में लिखना है तो 1.20, ये राउंड ऑफ कर दिया, इंटू 10 की पावर ऑफ 18। सो z, द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 1 ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं था, सब कट गया, बिना कैलकुलेटर के हो गया ये। 1.20 इज द फाइनल रिपोर्टेड आंसर। फाइनल रिपोर्टेड आंसर इज 1.20। डन, ओके। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज आई गेस द लास्ट क्वेश्चन, द 18th क्वेश्चन। ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, पहला क्वेश्चन आया इसमें ऑर्गेनिक का शायद, है ना आज? हाँ, ये भी फिजिकल का आसान सा, ये भी फिजिकल का लल्लू सवाल, ये थोड़ा अच्छा सवाल, ये महालल्लू क्वेश्चन, ये ठीक ठाक क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बुरा नहीं है। रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा यूज़ किया है, भले थोड़ा मोल कंसेप्ट जैसा आपको लगा होगा, बट क्वेश्चन बुरा नहीं था, ठीक था। चलिए एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी टच कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपाउंड P वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q? Q एक कलर्ड कंपाउंड है। कलर्ड कंपाउंड से कुछ खास पता नहीं चलता, इतना पता चल सकता है कि कॉन्जुगेशन लंबा है। अब ऐसी कोई श्योरिटी नहीं आ जाती कि कलर्ड कंपाउंड का मतलब ये है। हाँ, कॉन्जुगेशन लंबा है, जैसे आप ऑर्गेनिक डाइज में देखते हैं, जो भी डाइएजो जब ESR करता है फिनॉल के साथ, एनिलिन के साथ या एनिलिन डेरिवेटिव्स के साथ, तो जनरली आप पाते हैं कि कलर्ड कंपाउंड्स बने हैं, उसमें कॉन्जुगेशन एक कॉमन चीज दिखती है कि लंबा कॉन्जुगेशन है। और यहाँ थोड़ा समझ में आ रहा है, इतने सारे फिनाइल रिंग्स लगाया है तो कॉन्जुगेशन तो लंबा होगा। H2SO4 आसान है रिएक्शन, बड़ी बात नहीं है। देख लीजिए, बेंजीन लगा हुआ है और यहाँ पर है एस्टर है शायद, COOCH3, और यहाँ भी फिनाइल, यहाँ भी फिनाइल और यहाँ भी फिनाइल। तो क्या होगा? सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑब्वियसली जब आपके पास एस्टर होता है ये प्रोटोनेट होता है, ये प्रोटोनेट होता है, ये निकल जाता है, ये प्रोटोनेट होता है, ये निकल जाता है। निकल जाने से क्या होता है? अरे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वहां पर। क्या पॉजिटिव चार्ज को सुख मिलेगा? अरे बहुत सुख है पॉजिटिव चार्ज को। पहले तो वो लोन पेयर के बाजू में एसाइल पोजीशन पे है, वो सुख है। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन का पाई प्लस की तरफ गया,
बेंजीन का पाइप प्लस यहाँ आया, देखो देखो मजाक नहीं है, ये इधर गया प्लस इधर आया। अब ये इस फिनाइल के बेंजाइलिक पोजीशन पे हो गया तो प्लस इधर भी चक्कर मार के आ गया। रेजोनेंस तो समझते हो ना यार थोड़ा। अब ये प्लस इधर भी बढ़िया चक्कर मार के आ रहा है। अब इधर से ये पाई इधर गया तो प्लस इस फिनाइल के भी बेंजाइलिक पे आ गया, तो भाई ये प्लस इधर भी चक्कर मार रहा है। यही आपका वो जो आयनिक इंटरमीडिएट है ना, वो यही है। दिस इज योर आयनिक इंटरमीडिएट, और ये कलर्ड होगा भी, समझ में आ रहा है। फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं है, बट हाँ ये कलर्ड होगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या है सर, ये क्यों नहीं है? अरे यहाँ पर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, बाजू में तुम्हारे पास एक रिंग है, बेंजीन रिंग है। क्या आपको नहीं पता कि ऐसे केसेस में आप इंट्रामोलिकुलर ईएसआर कराते हैं? अरे बिल्कुल पता है सर, 50 क्वेश्चन ऐसे करे हुए हैं। इंट्रामोलिकुलर ईएसआर तो जेई मेंस लेवल का टॉपिक है। ये लीजिए, ये इंट्रामोलिकुलर ईएसआर करा लीजिए। ये किस पोजीशन पे कराएं? ऑब्वियसली रिंग बनाना है, 5 मेंबर की रिंग बनाओ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बन गई। इधर थोड़े इन करा दोगे, तो सिंपल ईएसआर कराएंगे आप यहाँ से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ईएसआर का मैकेनिज्म बहुत बेसिक है, तो अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहे, सिंपल आप यहाँ से ईएसआर इंट्रामोलिकुलर करा दीजिए। और यही है आपका फाइनल। इंटरमीडिएट खत्म हुआ, इंटरमीडिएट खत्म हुआ, और यही है आपका फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज क्यू, दैट इज क्यू। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना था, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक फिनाइल ब्रिंग्स 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 3 पाई बॉन्ड्स, एक रिंग, तो ये 4, ये भी 4, ये भी 4, और ये भी 4, ये हो गया 16। एक ये पाई बॉन्ड 17, और एक ये छोटू सी जो 5 मेंबर रिंग बनाई है हमने, उसको गिनना मत भूलिएगा। बस यही एक गलती थी जो लोग यहाँ कर सकते थे कि वहाँ रिंग नहीं बनाते, बट ये बहुत ही बेसिक गलती है, नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि जब भी एसाइल कैटायन है, बाजू में रिंग है, हमेशा से आपने देखा हुआ है कि इंट्रामोलिकुलर ईएसआर होता है। सो गिना कैसे मैंने, 4 16 और 16 17 18। सो कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड है, और करेक्ट जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है दैट इज 18, एंड 18 इज द आंसर दैट इज टू बी रिपोर्टेड। सो दिस वाज द एंड ऑफ पेपर 1 ऑफ JEE Advanced 2020. So I'll be there in the next video with paper 2 2020 section 1. Thanks for watching, and do share our videos with others. Okay.